डिस्कस करने थे क्रायोथेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, जब बुक में हम इसके बेसिक प्रिंसिपल को देखते हैं ना तो उसने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और उसकी बात की है। मैं आपको सिंपल सा इसका प्रिंसिपल बताती हूँ। देखिए, जब भी एक्यूट इंजरी में हम लोगों ने कहा ना हम कोल्ड को इस्तेमाल करते हैं, आपको सिंपल पता है एक्यूट इंजरी होती है तो वहाँ पर ना हमारे पास क्या होता है, रूबर हम लोगों ने पढ़ा होगा, रेडनेस होती है। ठीक है, वहाँ पर ना एक हीट प्रोड्यूस होती है, सर्कुलेशन एकदम से इंक्रीज होती है। ठीक है, सारे सिस्टम आपके वहाँ की तरफ रश करते हैं, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, एडिमा वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। स्किन रेडनेस होती है, बर्निंग होती है, वो स्किन बर्निंग कह रही बहुत ज़्यादा हीट होती है, वहाँ पर हीट प्रोडक्शन होती है। अब उसकी वजह से ना पेन जो एरिया है ना वो पेन सेंसिटिव हो जाता है, और हमारा मकसद इनिशियल स्टेजेस में इन्फ्लेमेशन को कम करना और पेन को रिड्यूस करना होता है। जब हम लोग अप्लाई करते हैं कोल्ड थेरेपी तो वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है उस हीट को जो वहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी, और एज अ रिजल्ट वो उस जगह को कूल कर देती है, जिसकी वजह से वो एकदम से वहाँ पर पेन रिलीफ हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा उसने कहा है कि हम लोग इसके अंदर वाटर को इस्तेमाल नहीं करते, कोल्ड वाटर को इस्तेमाल करने के बजाय हम लोग जो है वो आइस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आइस को ना ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू वाटर कि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, सिंपल सी बात थी जो कि उसने प्रिंसिपल के अंदर डिस्कस की हुई थी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, जो कि हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं किसके, क्रायोथेरेपी के। ठीक है, पहली बात है कि हमारे पास दो इफेक्ट मेनली इसके प्रोड्यूस होते हैं। एक तो इसका इफेक्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इसका इफेक्ट ना बड़ा ही मजे का, जिसको हम लोग ना सिंपल वर्ड्स में कह रहे होते हैं लिविस हंटिंग रिएक्शन। ठीक है, लिविस हंटिंग रिएक्शन कह रहे होते हैं। अब वो कह रहा होता है कि जब भी कोल्ड बॉडी के ऊपर लगती है, ठीक है, कोल्ड थेरेपी बॉडी के ऊपर लगती है, तो पहला काम क्या होता है कि वहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहा होता है। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन जब होती है तो एज अ रिजल्ट जो हमें पता है कि ब्लड फ्लो थोड़ा कम होता है, और जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो नहीं हो रही होती। ठीक है, हीट मतलब इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो रही होती, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, एक जनरल इफेक्ट होता है, हीट प्रिजर्व होती है। ठीक है, ये बेसिक हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ये चीज़ आगे। लेकिन अब जब कोल्ड थेरेपी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अप्लाई हो रही है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, वहाँ पर एक थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है, और हमारा होम्योस्टेसिस ना जब उसको पता चलता है कि भैया तो बहुत ज़्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है और बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एरिया कोल्ड होता जा रहा है, वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट प्रिजर्व होती है, तो वो क्या करता है, वेजो डायलेशन कर देता है। वेजो डायलेशन करता है तो वहाँ पर एज अ रिजल्ट सर्कुलेशन क्या हो जाती है, दोबारा से इंप्रूव हो जाती है, दोबारा से रिटर्न हो जाती है। एक मीन पॉइंट जब आता है तो उसको हम लोग फिर जब वेजो कंस्ट्रिक्शन वेजो डायलेशन साइड बाय साइड चल रही होती है तो एज अ रिजल्ट एक मीन पॉइंट वहाँ पर रीच हो जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि सारा कुछ नॉर्मल हो गया। जो पहले हीट प्रोडक्शन इंजरी की वजह से बहुत ज़्यादा हुई थी वो इस इफेक्ट की वजह से थोड़ी सी ठीक हो रही है। या आप कोल्ड जब अपने ऊपर अप्लाई करें, आइस पैक या कोई भी आप अप्लाई करके इस तरीके से देखें ना, तो आपको इस चीज़ पे वहाँ फील होगा कि रैपिडली एकदम से वो एरिया कोल्ड हुआ, थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पर हीट प्रिजर्व हुई, और फिर आपको वहाँ पर एक मीन पॉइंट पहुँचा जहाँ पर आपको एक सिंपल सा रिएक्शन मिला। दिस इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड इनटू द लिविस हंटिंग रिएक्शन। यहाँ पर आपको उसकी डायग्राम मिलेगी। नॉर्मल यहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्शन थी शुरू में, नॉर्मल हमारे पास ये थी, वेजो कंस्ट्रिक्शन शुरू में बहुत ज़्यादा हुई। एज अ रिजल्ट जब होम्योस्टेसिस रीच हुआ तो वहाँ पर आहिस्ते आहिस्ते वेजो डायलेशन होना शुरू होगी, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, हमारे पास सारी चीज़ें नॉर्मल होगी। अब वो कहते हैं कि इसका हम लोगों को फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि मैंने तो पहले आपको बताया था कि जब एकदम से ब्लड फ्लो उस जगह पे इंक्रीज़ होता है वहाँ पर हीटिंग प्रोड्यूस होती है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये तो बात तो आपको समझ आ गई ना। अब वो कहते हैं चूँकि इनिशियली वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी तो वहाँ पर एकदम से ब्लड फ्लो जो है ना वो लिमिट हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग वगैरह नहीं हुई। और ऑल्टरनेट फेज जो वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन के थे ना, उसने क्या किया, वेजो कंस्ट्रिक्शन पहले और फिर वेजो डायलेशन हुई, तो एज अ रिजल्ट वहाँ पर मेटाबोलाइट्स जो भी थे ना, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी थे ना, वहाँ से रिलीव हो गया, और फटीग को रिलीव करने के लिए भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई। जहाँ पर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हुई थी वहाँ पर भी ये चीज़ हेल्पफुल हुई। ठीक है, ये इसके सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम अगले इफेक्ट इसके पढ़ते हैं, जो कि हम किसके ऊपर पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या इसके इफेक्ट आते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम के ऊपर या न्यूरल टिश्यूज़ के ऊपर इसके क्या इफेक्ट आते हैं। पहली तो बात आती है कि हमारे पास ये रेट ऑफ कंडक्शन को इफेक्ट करता है। हमें पता है कि हमारे पास ना फाइबर्स थे, हमारे पास ए फाइबर्स थे, बी फाइबर्स थे, सी फाइबर्स थे। ठीक है, ये पेन ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, एफरेंट फाइबर्स हैं, ये पेन के सिग्नल्स लेके जाते हैं। जब भी हम इसके ऊपर आइस अप्लाई करते हैं तो आइस का काम क्या होता है, उसमें मैंने आपको बार बार बताया कि आइस जब अप्लाई होती है तो एज अ रिजल्ट क्या होती है, पेन रिलीफ हो जाती है। जब पेन रिलीफ हो जाती है तो क्या होती है, पेन रिलीफ किस तरह से होती है। पहली बात है, यहाँ पर हमारे पास हमारे कोल्ड रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। जब कोल्ड रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं वो हमारे पास जल्दी से सिग्नल पे क्या करते हैं, पहुँचाना शुरू करते हैं, और पेन के सिग्नल पीछे के रह जाते हैं। इन अदर वर्ड्स पेन गेटिंग हो जाती है। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ, द मेजर इफेक्ट ऑफ द आइस एप्लीकेशन आर टू रिलीव पेन, द प्रोबेबल मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इनटू द स्टिमुलेशन ऑफ cold receptor which send back the impulses which has passed into the spinal cord posterior. These impulses which arrive the relatively large diameter, ठीक है, block pain impulses, पेन गेटिंग करती है, और एज अ रिजल्ट मसला हल हो जाता है। ठीक है,
दूसरा पेन को रिलीव करने का इसका वो कहते हैं कि कोल्ड स्टिमुलेट इटसेल्फ एक नॉक्शियस स्टिमुलेट होता है जो कि मिड ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, और हमारे पास बीटा एंडोर्फिन्स और इनका फैलेंस हम सबको पता है कि ऑपियोइड्स होते हैं जो कि हमारे नेचुरल बॉडी के होते हैं, जो कि पेन को रिलीव करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, तो हमारे पास जो भी एक्सेसिव केमिकल्स होते हैं ना उस जगह से, पहले तो वेसोकंस्ट्रिक्शन वो सारी चीज़ों की कोल्ड, फिर ऐसे जब सर्कुलेशन इंक्रीज होती है तो वो भी जो भी नॉन-रिसेप्टिव स्टिमुलेट होते हैं वो लेके जाते हैं केमिकल्स जो अवेलेबल के जाते हैं, पेन रिजल्ट रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि एक तो ये इसका मसल टोन पे इफेक्ट होता है, जब आपकी शॉर्ट या ब्रिस्क एप्लीकेशन करते हैं तो मसल टोन एकदम से इन्हांस होती है, जिसको हम एक्साइटेटरी कोल्ड कहते हैं। आपको याद होगा एक्साइटेटरी कोल्ड में आपको क्या होता है, हम 3 टाइम स्ट्रोक करते हैं, तो हम लोग शॉर्ट और ब्रिस्क एप्लीकेशन कर रहे हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग एप्लीकेशन करते हैं तो मसल टोन एज अ रिजल्ट जो है वो काफ़ी टाइम के लिए रिड्यूस जाती है। तो किसी जगह पे बहुत ज़्यादा फिटीक हुई हो या बहुत ज़्यादा उसकी टोन इंक्रीज हो गई है तो भी कोल्ड थेरेपी हम लोग प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जी इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, 4-5 इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसमें हम लोग को बताते हैं। नंबर 1 कार्डिक कंडीशंस है, ठीक है। कार्डिक कंडीशंस में वो कहते हैं कि अगर पेशेंट है वो रिसेंटली हार्ट अटैक से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एकदम से उसके ऊपर कोल्ड अप्लाई कर देते हो तो हो सकता है उसका ब्लड प्रेशर ना वेसोकंस्ट्रिक्शन चुकी हो रही है ना, तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो मतलब ठीक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर एकदम से जो है ना सडनली ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि हार्ट जो है वो मजीद कोलैप्स कर सकते हैं, ये इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास आता है इसका पेरिफेरल नर्व इंजरीज होती हैं। पेरिफेरल नर्व इंजरीज में हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि पेरिफेरल नर्व इंजरीज हैं ऑलरेडी, अगर आप उसके ऊपर ब्लड सप्लाई ऑलरेडी रिड्यूस हुई है, जब आप उसके ऊपर कोल्ड अप्लाई करें, ठीक है, तो वो मजीद ब्लड सप्लाई को उस जगह पर रिड्यूस कर देगा। जब ब्लड सप्लाई उसकी जगह पर कम हो जाएगी तो एज अ रिजल्ट वहाँ पर जो है ना वो मजीद नर्व डैमेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। पेरिफेरल नर्व्स में भी हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है जिसमें रेनाउड्स फिनोमिना एक बहुत कॉमन डिजीज़ आती है, उसके अंदर भी हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि वैस्कुलर डिजीज़ है तो ना तो वहाँ से, चूँकि वैस्कुलर डिजीज़ है तो पेशेंट ना वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, मतलब इसमें इतनी ज़्यादा हीट ठीक तरह से ट्रांसफ़र नहीं होगी, और हीट एक की जगह पर टीन होगी तो वो बर्न भी कॉज कर सकते हैं। दूसरा ये रीज़न ये हो सकता है कि पेशेंट जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं करता कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, ठीक है। या फिर हमारे पास एक 4 पेशेंट जो है ना साइकोलॉजिकली जो है वो सेंसिटिव है, कोल्ड सेंसिटिव कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, या आप कह सकते हैं इस तरह की कंडीशन होती है साइकोलॉजिकल, तो उसमें भी आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट जो है ना इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट जो एलर्जिक हो सकते हैं, उनके अंदर ना इस तरह के पेशेंट के अंदर क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है। हिस्टामिन आता है, वो हमारे पास क्या पड़ता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स या इचिक वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उन पेशेंट के अंदर भी हम लोग अप्लाई नहीं करते। तो ये हम लोगों ने कोल्ड थेरेपी पढ़ी थी, बहुत आसान है, बच्चों वाली बिल्कुल इसके अंदर से बातें हैं, ठीक है। और हम लोगों ने क्रायोथेरेपी का जो एक बेसिक टॉपिक था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।